हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करना। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले हो। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ सारे आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके मॉडल पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ जो कि ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। जो क्वेश्चंस बिहार बोर्ड कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में देगा ही देगा, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लाता हूँ। फर्जी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, बहुत सारे गेस्ट पेपर वगैरह बने हुए हैं, तो फिर उस पर आप फॉलो मत करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप उन चीज़ों को ही फॉलो करो जो ऑलरेडी बिहार बोर्ड ने पब्लिश कर रखा है। जो क्वेश्चंस कभी एग्जाम में पूछे गए ही नहीं है वो पता कैसे रहेगा दूसरे पब्लिशर को कि वो क्वेश्चन आ भी सकता है। इस रीजन से जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल मॉडल पेपर वगैरह हैं या फिर जो सेंटर के पेपर अगर आप चाहते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस तो करनी है। तो बस इन तीन जो शॉर्ट्स मैंने आपको बताया, इन तीन शॉर्ट्स आपके लिए इनफ है एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। बहुत अच्छे का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रैंक। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक आप ला सकते हो अगर आप इन तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। तो बस प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ है। ठीक है, हर एक साल के नहीं बल्कि लास्ट के 2-3 ईयर के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो। सो दैट्स इट। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। देखो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बिजनेस स्टडी के हर एक चैप्टर के कंप्लीट नोट्स को आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, रिवीजन नोट्स हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और साथ ही मैंने आपके साथ माइंड मैप भी शेयर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लेना, इस रीजन से क्योंकि वहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, जितने लॉन्ग करवाऊंगा, जितने शॉर्ट करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट नोट्स है और मैंने आपको बोल रखा था कि उस नोट्स से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही नहीं है। तो अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया या उसे आप देख लेते हो तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और इस रीज़न से ही मैंने इन सीरीज़ को लाने से पहले ही नोट्स को आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे आप देखोगे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, वाई मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न बिजनेस। तो आधुनिक व्यवसाय में प्रबंध क्यों अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? तो फिर आप ऐसा क्वेश्चन कहीं देखे नहीं होगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि मॉडर्न बिजनेस में यानी कि आधुनिक व्यवसाय में प्रबंध इतना आवश्यक क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण क्यों है हमें ये बताना है। तो फिर हमने जब इम्पोर्टेंस बढ़ा था मैनेजमेंट का, हमने ये देखा था कि ये ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके गोल को और फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोल को सिंक्रोनाइज कर वो इस तरीके से उन्हें डायरेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर पाएँ। तो ये एक ऐसा रीजन हो सकता है जिस रीजन से मॉडर्न बिजनेस में मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो फिर जब मैनेजर अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करते हैं तो फिर जो कॉस्ट है वो कम लगता है प्रोडक्शन में। ठीक है, और जो प्रोडक्शन है वो हमारी बढ़ जाती है, मतलब जो हमारी इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। तो ये सेकंड इम्पोर्टेंस हो सकता है हमारे मैनेजमेंट का। फिर आप ये देख सकते हो कि जब हम मैनेजमेंट को अच्छे से करते हैं, जितने भी मैनेजर्स वगैरह हैं वो सारे अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर ये हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये सारी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। और आपको यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि आपको डायरेक्टली यही आंसर करना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, बट आप ये समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है और उस तरीके से आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। तो मैंने जो नोट शेयर करा फर्स्ट चैप्टर का नोट्स में, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके कंप्लीट इंपॉर्टेंस को लगभग 5 या 6 पॉइंट्स को मैंने आपको बता रखा है, वहाँ पे मैंने नोट शेयर कर रखा है। तो आपको वही आंसर करना है। और मैंने आपको अभी बोल रहा हूँ कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में आंसर करना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। और अब आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हो तो बिलीव करो मुझ पर, आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इतनी आसानी से आंसर करोगे बिना किसी नर्वसनेस के साथ। अभी जो भी नर्वसनेस आपके साथ है इस रीजन से क्योंकि आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया अपने हाथों से। तो आपका ये असाइनमेंट है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसके आंसर को आपको अपने कॉपी में बनाकर, अगर आप ईमेल आईडी यूज करते ही होगे, यूट्यूब अगर आप चला रहे हो तो फिर आपको मेरी ईमेल आईडी पर उसे सेंड कर देना है। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो फिर मेरी आईडी आपको पता होगी, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे मुझे ये लगेगा कि हाँ अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो फिर आप भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि आप मेहनत करो। और अगर आप मेहनत करोगे तो फिर इस तरीके की और वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, समन्वय क्या है, यानी कि समन्वय से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का वर्णन करें।
तो यहाँ पे हमें सिंपली कोऑर्डिनेशन की डिफिनेशन देनी है और इसके बाद हमें इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब ये मैंने आपको अच्छे से डिफिनेशन दे रखी है और फिर मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स बता रखे हैं इसके इंपॉर्टेंस में, ठीक है। जैसे इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, तो ये सारे इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता रखे हैं नोट्स में। तो नोट्स को फॉलो करना, उसी आंसर को आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फिर आपको पता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को दिया था, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को ही आपको सिंपली यहाँ पे आंसर करना है। तो पहले आप ये बताना कि क्या डेफिनेशन होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और इसके बाद एक एक करके आप चारों प्रिंसिपल्स को बता देना, ठीक है। ऐसा आपको आंसर करना है। और मैंने आपको पेपर प्रेडिक्शन की वीडियो में बता रखा है कि आपको कितने वर्ड में आंसर करना है, किस तरीके से आंसर करना है। सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखी है। मैंने आपको सैम्पल दिखा रखे हैं कि इस तरीके से टॉपर्स अपने आंसर कॉपी को करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप भी पेपर प्रेजेंट करना अपना। फिर देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 है, 34 है, वाई प्लानिंग इज एसेंशियल इन अ बिजनेस, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को ही आपसे पूछा जा रहा है। पहले आप इसके डेफिनेशन दोगे कि प्लानिंग होता क्या है, फिर आप इसके इसेंशियल ये क्यों है ये बताओगे, और इसेंशियल क्यों है ये आप इस तरीके से बताओगे कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंस है उन सभी को एक एक करके पॉइंट वाइज आप आंसर करते चल जाओगे, ठीक है। तो फिर लॉन्ग में आपको हमेशा क्वेश्चन को एटलीस्ट 5 पॉइंट में आंसर करना है, ठीक है। 5 से 6 पॉइंट में आप आंसर करोगे आपको 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। उससे कम में करोगे तो थोड़ा सा डाउट है कि आपको मार्क्स कट भी सकता है, एग्जामिनर मार्क्स काट भी सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट में आंसर करते हो तो फिर वो सबसे बेस्ट रहता है आपके लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ के जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे वही आपसे इजीली सॉल्व हो गए। और आपको पता है लॉन्ग में आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 8 में से आपको 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इन स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हो। बट हम आगे के जो 4 क्वेश्चन हैं उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, ये हमने पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा था कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होता है अगर शॉर्ट में बताऊं तो फिर वैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और ये जो कैपिटल बजटिंग होता है यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट को किया जाता है, बहुत ही मनी इन्वॉल्व होता है किसमें, कैपिटल बजटिंग में। क्योंकि ये वैसे इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि कैपिटल बजटिंग है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग को, हमें ये बताना है। पहले हम इसकी डिफिनेशन को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम ये करेंगे फॉलोइंग आर द वेरियस एलिमेंट्स दैट अफेक्ट कैपिटल बजटिंग। फिर एक एक करके पॉइंट्स में हम इसे आंसर करेंगे, ठीक है। तो फिर आप नोट्स प्रीफर कर सकते हो, वहाँ मैंने इसके एलिमेंट्स को, फैक्टर्स करो सेम ही है, फैक्टर्स को बताया था कौन कौन से फैक्टर थे। जैसे एक मैंने आपको बताया था कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा था, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो फिर नोट्स को आप देख लोगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम में इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा चीज़ बोलता हूँ। इसके अलावा आप और देखोगे तो फिर रेट ऑफ रिटर्न वो भी ऐसा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है कैपिटल बजटिंग को। तो फिर ऐसे जितने भी फैक्टर्स थे उन सभी को एक एक करके आप आंसर कर देना, ठीक है। तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार डेफिनेशन देनी है और उसके बाद उसके एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। फिर देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपको बहुत सारे जो VVI नाम के वीडियोज वगैरह मिलेंगे तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर से ही पूछा जा रहा है, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे आपसे एक ही चैप्टर से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिक्स्ड कैपिटल के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं। तो फिर आप देख सकते हो जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो कैसा है, इस पर डिपेंड करता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, इसका रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारा जो ऑपरेशन है उसका स्केल कैसा है, वो लार्ज स्केल पे या फिर मीडियम स्केल पे, तो उस अकॉर्डिंग भी हम ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिक्स्ड कैपिटल की। इसके अलावा आप और पॉइंट को देखोगे तो फिर किस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम चूज़ करते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो फिर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी फिक्स्ड कैपिटल की।
ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी होता है। अगर हम ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा मशीनरीज प्लांट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उस केस में जो फिक्स कैपिटल होगा उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फिर इन्हीं सब पॉइंट्स को वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स में। इसी पॉइंट्स को आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चन को कवर कर लिया और 6 क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि नोट्स को आपने एक बार कर लिया कंप्लीट, चैप्टर वाइज डिवीजन आपने कर लिया, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं बाकी के बचे 2 क्वेश्चन को। जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है वो है कि विज्ञापन पर किया गया व्यय विनियोग है, यानी कि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्ट, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो हमें ये बताना है कि जो हम विज्ञापन करते हैं इस पर जो पैसे हम व्यय करते हैं वो हमारे लिए वेस्ट नहीं, वो अपव्यय नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट क्यों है। तो फिर आप बता सकते हो कि जो हम विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इस रीजन से है क्योंकि हम जो कुछ ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, मतलब हम खर्चे करते हैं इसमें, तो फिर उससे हमें रिटर्न मिलता है। रिटर्न में क्या मिलता है? ज़्यादा कस्टमर्स हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलता है। इस रीजन से जो मनी हम स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लॉन्ग में बड़े ही आराम से जो कुछ भी इंपॉर्टेंस थे उन सारे को आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों होता है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हो ये हमारे मार्केट एरिया को एक्सपेंड करता है, जिससे कि और ज़्यादा कस्टमर्स हमारे मार्केट की ओर, हमारे जो मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इससे हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ती है क्योंकि और बहुत सारे लोगों को पता चलता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे वो आकर्षित होते हैं और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जिनके बारे में पहले किन्हीं को पता नहीं था, अब एडवर्टाइजमेंट से सारी को पता चलता है, जिस रीज़न से वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाते हैं। और इस रीज़न के लिए ही एडवर्टाइजमेंट को सोशल वेस्ट नहीं कहा जाता बल्कि उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम में भी आंसर कर सकते हो, वो सारे आप नोट्स में देख लेना, वहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ही आप 37 नंबर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। फिर आप देख रहे हो 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सप्लेन, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करें। तो देखो जहाँ तक कि मुझे पता है उपभोक्ता के प्रकार नहीं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता की डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, तो फिर आप इसे इस तरीके से आंसर कर सकते हो। देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक डेफिनेशन दी गई है कंज्यूमर की, कि कोई भी कंज्यूमर को हम किस टाइप के एक्टिविटीज़ को वो करेगा तो हम उसे कंज्यूमर कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु को किस तरीके से परचेज करेगा तो उसे हम कंज्यूमर कहेंगे, या फिर सर्विस का किस तरीके से वो यूज़ करेगा तो हम उसे कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, जैसे गुड्स को अगर वो रिसेल पर्पज़ के लिए यूज करता है, परचेज करता है, तो उसे हम कंज्यूमर नहीं कहते। तो यही डिफरेंशन दी गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। आप इसे इस तरीके से एग्जाम में आंसर कर सकते हो। ठीक है, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि बायर के अप्रूवल से वो किसी गुड्स को परचेज करता है उसके बदले में कुछ पैसे देकर या कुछ और भी कंसिडरेशन के तहत कुछ भी देकर। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। लेकिन कंज्यूमर के अंतर्गत वैसे पर्सन नहीं इंक्लूड किए जाते जो गुड्स को इसलिए ऑब्टेन करे, इसलिए परचेज करे ताकि वो उन्हें रीसेल कर सके, यानी कि किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर वो उसे परचेज करता है तो उसे हम कंज्यूमर नहीं कहते। सेम चीज़ें सर्विस के लिए भी है। एनी पर्सन हु अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन it includes any beneficiary of such service but it does not include a person who avails such service for any commercial purpose, यानी कि किसी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए वो अगर कोई सर्विस लेता है तो उस केस में हम उसे कंज्यूमर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केस थे कि कंज्यूमर हम किसे कहते हैं, किस टाइप के होते हैं कंज्यूमर, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया जो कि ऑलरेडी बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और फिर ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने का मेरा मेन मोटो यही है कि आप जो चैप्टर वाइज डिवीजन कर चुके हो अब आप देख सको कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से उन नोट्स के सहारे आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। जैसे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए, आपने देखा इनमें से टोटल जो 6 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए, एक कंज्यूमर का क्वेश्चन और एक एडवर्टाइजमेंट जो सोशल वेस्ट नहीं है वो इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना था कि किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूँगा अपने आंसर को। ठीक है, तो फिर टोटल 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है और इस टाइप के क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा
फर्स्ट चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट के चैप्टर से। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा गया। फिर 1 क्वेश्चन था प्लानिंग से, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन थे आपके पार्ट ए से। फिर पार्ट बी में देखेंगे तो पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपसे एग्जाम में टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक था। और इसके बाद 1 क्वेश्चन पूछा गया मार्केटिंग से कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, मतलब इसकी आपको बताना था कि इन्वेस्टमेंट हम क्यों इसे कहते हैं। फिर 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कि कंज्यूमर हम किसे कहते हैं, किस टाइप के होते हैं कंज्यूमर। तो इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसे आप ये भी देख रहे हो कैसा वेटेज रहता है आपके एग्जाम में। अब ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें सेम इसी तरीके का वेटेज ही होगा, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो फिर उन क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं कि किसी और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस वेटेज से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट टॉपिक से थे या फिर कुछ क्वेश्चंस घुमा फिर कर आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप रिवीजन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। एग्जाम में किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो सारे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताते चलूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैसा आउट।